एम नीलोफर और आज हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड यूरोपियन पावर आती है इंडिया में, वो होती है डच। ठीक है, और ये कब आते हैं? 1602 में आते हैं। वैसे तो 1600 में इंग्लिश आते हैं, लेकिन हमने सेकेंडली इसे डच को करा है क्योंकि डच 1602 में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स वॉज formed in 1602 through a charter granted by the Parliament of Netherlands। अब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ की? नीदरलैंड्स की, जो फॉर्म्ड होती है 1602 में एक चार्टर के थ्रू, जो ग्रांट करता है कौन? पार्लियामेंट। कहाँ का? नीदरलैंड्स का। ठीक है, तो ये बहुत ईजी चीज़ है। अब इस चार्टर में क्या था? दैट दिस कंपनी वॉज ग्रांटेड परमिशन टू साइन ट्रीटीज़। आप ट्रीटीज साइन कर सकते हैं, लैंड को कब्ज़ा कर सकते हैं, लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वॉर्स एंड सो ऑन, वेज वॉर्स कर सकते हैं। तो इस चार्टर में ये था। अब कौन आता है भाई इंडिया में रूल करने के लिए? अब आते हैं डच। नेक्स्ट ये है कि अब हम देखें कि इन्होंने किया क्या यहाँ के। सो इट वॉज द फर्स्ट मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, फर्स्ट MNC इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो वॉज द फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक चीज़ है जो हम वी टेंड टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग। ये पहली फर्स्ट MNC थी, कौन? डच। ठीक है, जिन्होंने क्या करा? एक मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन की शुरुआत करी इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो पहली कंपनी थी जिसने क्या? स्टॉक्स जारी करना शुरू करा। द डच मोटिव फॉर कमिंग टू इंडिया वॉज सेम as those of Portuguese, that is to earn commercial gains and trade in cotton, indigo, silk, rice and opium। ठीक है, अब इनका मोटिव सेम वही था जो पोर्चुगीज़ था कि क्या करना है? हमें कमर्शियल गेन करना है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। और डच ने इसी वजह से क्या करा कि अब हमें ट्रेड करना है कॉटन के अंदर, इंडिगो के अंदर, सिल्क के अंदर, राइस, ओपियम के अंदर। ठीक है, और फॉर द सेम रीज़न दे बिगैन टू इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। ठीक है, अब उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाने की शुरुआत कर दी थी इंडिया में। द फर्स्ट डच फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश एट मसूलीपट्टनम। पहली फैक्ट्री जो डच की इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी आंध्रा रीजन में। कब? 1605 में। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम देखते हैं कि इन्होंने ही फर्स्ट MNC की शुरुआत करी इन वर्ल्ड और पहली कंपनी थी जिसने स्टॉक्स की शुरुआत करी। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि हाँ, जो डच थे उन्होंने कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स इशू करना शुरू करा और उस पर जो इमेज होती थी, डिपिक्टिंग एन इमेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर फ्रॉम पुलिकट मिंट। ठीक है, अब इस पर कौन होते थे? गॉड विष्णु होते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप डच हैं, आप नीदरलैंड से आए हैं, लेकिन इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करे जिस पे इन्होंने किसकी इमेज को डिपिक्ट किया? लॉर्ड वेंकटेश्वर को। Then the Dutch emerged as the competitor to the Portuguese as they also started establishing trading center। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले पोर्चुगीज़ आए थे, अब कौन आ गए? डच आ गए। तो कहीं ना कहीं दोनों में सेंस ऑफ कंपटीशन वाली फीलिंग आ गई कि भाई अब तो ये भी ट्रेडिंग सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो दुश्मनी तो क्वाइट ऑब्वियस है पैदा होगी। नेक्स्ट, द डच आर्मी was very much more resourceful than the Portuguese with better artillery and warfare techniques। अब इनके पास बहुत अच्छी, बहुत रिसोर्सफुल आर्टिलरी और वारफेयर टेक्निक्स थी। अब ये क्या हो रहा था? इसी वजह से जो डच थे उन्होंने ओवर पावर द पोर्चुगीज़ इन इंडिया। इसी वजह से उन्होंने ओवर रूल करना शुरू कर दिया। किसको? पोर्चुगीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट, अब द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द डच वॉज नॉट टू इस्टेब्लिश सेटलमेंट्स इन इंडिया। अब इनका मकसद ये नहीं था कि हमें रहना सहना इंडिया में जाके, ये सब इनका कोई दिमाग में नहीं चल रहा था। मसला ये था कि इनके दिमाग में चल रहा था कि अब हमें कंट्रोल करना है कहाँ पे? स्पाइस आइलैंड्स पे ऑफ सुमात्रा एंड जावा इन इंडोनेशिया। इनका जो बेसिकली माइंड में था कि हमें स्पाइसेस में ट्रेड करना है, और वो भी कहाँ के? सुमात्रा एंड जावा इन इंडोनेशिया। डच ने क्या करा? डैट इवन द एक्वायर्ड सेलोन, यानी कि श्रीलंका जो है प्रेजेंट डे का, इसको इन्होंने इंग्लिश से लिया, एक्वायर करा। हु वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कंट्रोल दीज लैंड्स। अब इंग्लिश क्या कर रहे थे? वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मेहनत लगा रहे थे कि जो श्रीलंका है इसे हम लेंगे, लेकिन इस पर कब्ज़ा किसने करा? डच ने।
द कॉम्पिटिशन बिटवीन डच एंड इंग्लिश गेव राइज टू एंग्लो डच राइवलरी, ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ कि एंग्लो डच राइवलरी की शुरुआत हो गई, ठीक है। द इंग्लिश डिफीटेड डच इन द बैटल ऑफ हुगली इन 1759। अब इंग्लिश ने हरा दिया डच को बैटल ऑफ हुगली में, जो 1759 में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ हुगली को हम बैटल ऑफ बेदारा भी बोलते हैं, बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं, राइट। तो इसने क्या करा, इसने दिस स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन बंगाल। अब इंग्लिश जीत गए, अब किसकी डोमिनेशन हो गई वहाँ, डोमिनेंस किसकी बन गई वहाँ पे, बन गई इंग्लिश की बंगाल के अंदर। नेक्स्ट इज द डच वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया, देयर कंसर्न वॉज ट्रेड। कोई मकसद नहीं था, कोई मोटिव नहीं था कि हमें बड़ा सा एम्पायर बना लेना है, हमें यहाँ फेमस हो जाना है, नहीं, कुछ नहीं था, बस दिमाग में क्या था, ट्रेड ट्रेड ट्रेड, हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। देयर मेन कमर्शियल इंटरेस्ट ले इन द स्पाइस आइलैंड, जैसा कि हमने डिस्कस करा कि उनको स्पाइसेस में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, जो वो इंडोनेशिया से लाके और यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंग्लिश आती हैं, ठीक है, और वो कैसे विलियम हॉकिंस उनको फरमान जारी करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।